क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे रोकड़ प्रवाह विवरण की सीमाएं और लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स की सीमाएं क्या हैं, इसके बारे में हम, या कमियां क्या हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट बोला गया ये आय विवरण के समान नहीं है, डज नॉट फुलफिल्स द नीड ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। कहने का मतलब ये है कि जो आय विवरण होता है जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बोलेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में बहुत सारी ऐसी आइटम आती हैं जो नॉन कैश आइटम्स होती हैं। जैसे हम बात करें डेप्रिसिएशन की, खर्चा तो हमारा हुआ परंतु हमारी तरफ से कैश नहीं गया, तो उसमें कुछ वो भी आइटम आती हैं आय विवरण में, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में केवल कैश वाली आइटम आती हैं। सेकंड है मात्र अल्पकालीन वित्तीय विश्लेषण में ही सहायक, हेल्प्स ओनली इन द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एनालिसिस। थोड़े टाइम के लिए प्लानिंग करनी हो हमने कि कैश आएगा जाएगा, उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, परंतु जब दीर्घकाल के लिए योजना बनानी हो, दीर्घकालिक के लिए कोई कार्य हमने सोचना हो, तो उसके लिए यह अधिक सहायक नहीं होता, क्योंकि बहुत दीर्घकाल के लिए, लंबे समय के लिए हम लोग कैश का अनुमान सही प्रकार से नहीं लगा सकते। थर्ड पॉइंट है फर्म की रोकड़ स्थिति में ऊपरी दिखावट की संभावना अधिक होती है, कार्यशील पूंजी में अधिक पाई जाती है। पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग इज टू मच इन केस ऑफ द फर्म्स फाइनेंशियल पोजीशन। कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल का एक पार्ट जो है हमारा कैश होता है। कैश में हम आसानी से चेंज कर पाते हैं। बैलेंस शीट में तिथि से पहले ही नकद भुगतान को स्थगित कर देना। अगर हमने कैश पेमेंट किसी की करनी है और हमारे को मालूम है कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो थोड़े टाइम के लिए हम कैश की पेमेंट को डिले कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं कि भाई अभी कैश आपको देना है तो मैं 1 जनवरी को दे देता हूँ, नेक्स्ट ईयर दे देता हूँ 2 दिन के बाद। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास कैश की पोजीशन बहुत अच्छी दिखाई देगी, तो इसे हम अपनी इच्छा अनुसार चेंज कर सकते हैं दिखावा करने के लिए। फोर्थ पॉइंट दिया गया गैर नकद व्ययों को छोड़ने से व्यवसाय की सही स्थिति का ज्ञान नहीं होता। टू पोजीशन ऑफ द बिजनेस कांट बी ascertained बिकॉज ऑफ द नॉन कैश एक्सपेंसेस आर इग्नोर्ड। गैर नकद व्यय हम छोड़ देते हैं, मतलब ऐसे खर्चे जो कि कैश में पेमेंट नहीं की गई थी उनको हम लोगों ने छोड़ दिया, उनको हमने नोट ही नहीं किया या ध्यान में नहीं रखा, तो इससे व्यवसाय की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलता है। हो सकता है कुछ ऐसे खर्चे हों जो हम लोगों ने खर्चे तो कर दिए, सामान हमने परचेज कर दिए, एक्सपेंस हमने कर दिए, परंतु अभी तक उनकी पेमेंट नहीं की, तो एक्सपेंस तो हैं, तो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर उनको हमें लिखना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं लिखा जाता। फिफ्थ पॉइंट हमारा दिया गया रोकड़ आधार अपनाने से उपार्जन आधार ध्यान में नहीं रखा जाता। सेम चीज़ जो हमने डिस्कस की, बिकॉज द अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज इग्नोर्ड इफ़ यू फॉलो द कैश बेसिस। कैश बेसिस को अपनाया जाता है तो अक्रूवल वाली चीज़ें जो होती हैं, उपार्जन वाली चीज़ें जो कि लाभ हो चुका है परंतु प्राप्त नहीं हुआ, उसे हम नहीं दिखाते। खर्चे हो चुके हैं जो दिए नहीं, उन्हें भी हम लोग यहाँ नहीं दिखाते। नेक्स्ट हेडिंग अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पार्ट यहाँ से शुरू होता है हमारा, रोकड़ प्रवाहों का वर्गीकरण और कैश क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लोज। व्यवसाय में सामान्यतः हम बोले एक बिजनेस में जितने भी कैश की प्राप्तियाँ होती हैं, रिसिप्ट्स होती हैं, जितना भी कैश हमको मिला या भुगतान होते हैं, जितनी भी पेमेंट हम लोगों ने की, सारी ही भुगतान और रिसिप्ट्स, पेमेंट और रिसिप्ट्स को हम 3 भागों में बांट सकते हैं या वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहला भाग जो होता है अभी हम केवल समझेंगे इसको ये क्या है, उसके बाद इसका एक्चुअल प्रोसीजर समझेंगे कैसे शो किया जाता है। तो देखें, यदि हमारे मन में ये विचार आता है कि हमको बिज़नेस शुरू करें, तो सबसे पहले काम क्या होता है, हमारे को पैसे का इंतज़ाम करना होगा। बिना कैसे पैसे के तो बिज़नेस हो ही नहीं सकता, तो सबसे पहले हम पैसे का इंतज़ाम करेंगे। ये जो पैसे की व्यवस्था, धन की व्यवस्था की जाती है, इसे वित्त व्यवस्था संबंधी क्रियाएं कहा जाता है। इंग्लिश में इसे कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब उसके बाद में जब हमारे पास पैसा आ गया तो अगला काम क्या होता है, अब इस पैसे को लगाना, इससे ज़मीन खरीदना, इससे बिल्डिंग बनाना, इससे मशीनें खरीदना, जगह जगह पैसे को इन्वेस्ट करना। तो हम इसे कहेंगे निवेशी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। क्लियर, कि हमने पैसे को जो हमारे पास आया था फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, अब उसको हमने इन्वेस्ट किया बिजनेस में
या व्यापार में। अब जब बिजनेस में हमने लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी सब कुछ खरीद लिया, अब उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा कि हम बिजनेस को शुरू करें, व्यवसाय को प्रारंभ कर दें। तो व्यवसाय को चलाने संबंधी जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन्हें कहा जाता है संचालन संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह या कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। बिल्कुल इसी तरीके से जो हमने ये 3 स्टेप समझे, 3 क्रियाएं समझी, जो हमारी है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ किस क्रम में बनाई गई हैं ये मैंने आपको समझा दिया। अब हम इसी को सबसे पहले करते हैं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो सबसे पहले हर क्रिया का आधार थी, जिसके बेस पर कुछ नहीं हो सकता, उसको आधार में बेस में सबसे नीचे हमने रखा। उसके बाद हमारी आई इन्वेस्टिंग की, पैसे को इन्वेस्ट किया, वो उसके ऊपर रखा। और आखिर में जो सबसे अंत में की जाने वाली क्रिया उसको सबसे ऊपर रखा। तो बेस सबसे नीचे, सेकंड बेस उसके ऊपर, और लास्ट जो है वो सबसे ऊपर रखा गया। अब हम इसको एक एक करके समझेंगे। ये 3 ही क्रिया हैं जिसमें कि सारी व्यवसाय की क्रियाओं को बांट लिया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा जो अब आएगा, जो ऊपर से हम स्टार्ट करें, तो दैट दोज आर नोन एज कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, संचालन संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। अब संचालन संबंधी क्रियाओं में कौन सी क्रियाएं आती हैं? ये समस्त व्यावसायिक क्रियाओं से संबंधित होती हैं, क्योंकि कैश फ्लो का ये पार्ट होता है, कैश फ्लो का पार्ट है, इसलिए गैर नकद व्यय को इसमें से हटा देना चाहिए। अब पहली चीज़ तो हम लोगों ने ये समझ लेनी है कि कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या आना चाहिए। हम अगर बात करते हैं, आगे जाकर हम पढ़ेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बारे में। तो मेन बेसिकली ये बोला गया वो सारी एक्टिविटीज़ जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं आती हैं, उन सभी एक्टिविटीज़ को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डाल देते हैं। ठीक है, तब ये फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्योंकि बाद में आती है, जो परफॉर्मा है उसके अकॉर्डिंग, तो उनको हम बाद में ही स्टडी करते हैं। तो अभी ऑपरेटिंग को हम कर लेते हैं कि जो फाइनेंसिंग में नहीं आएगी, जो इन्वेस्टिंग में नहीं आएगी, वो ऑपरेटिंग में आएगी। तो फाइनेंसिंग ऑपरेटिंग में कौन सी नहीं आती वो बाद में है, पर यहाँ पर अभी हम समझेंगे ऑपरेटिंग की क्रिया। ऑपरेटिंग में समझे पहली बात, क्योंकि हम बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसका मतलब है यहाँ पर केवल कैश वाली चीज़ें आएंगी, और जो कैश से संबंधित नहीं है वो नहीं आएगी। मीन्स कैश फ्लो स्टेटमेंट में केवल कैश से संबंधित आएगी, नॉन कैश आइटम, गैर नकद सभी क्रियाएं इसमें नहीं आती। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये सामान्य व्यवसायिक क्रियाएं इसमें आती हैं, और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का भाग है, इसलिए गैर नकद व्यय जो होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। गैर नकद लाभों को इसमें शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, मतलब नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन कैश इनकम्स को यहाँ छोड़ दिया जाता है। जो प्रवाह इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं आते हैं उन्हें यहाँ पर सम्मिलित करेंगे। और एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर हम समझ लेते हैं, जब ऐसी टाइप की एक्टिविटीज़ बनाई जाती हैं तो हम क्या करते हैं, जो माइनस वाली आइटम होती हैं, जो माइनस हो रही होती हैं, उन आइटम्स को हम ब्रैकेट में दिखाते हैं। ठीक है, और जो इनकम हो रही हो, जो पैसे आने वाली एक्टिविटीज़ होती हैं, जिनसे पैसा आ रहा होता है, जनरली उनको हम कहाँ दिखाएंगे, जिनसे पैसा आता है उनको हम प्लस मानते हैं और उनको नॉर्मली दिखाते हैं, और जो पैसे जाने वाली एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें को हम माइनस में दिखाते हैं। नॉर्मली ये प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तब हमारा फॉर्मेट हम देखते हैं, लेफ़्ट साइड पे पेन प्रॉपर फॉर्मेट बनाया गया, राइट साइड पे वर्किंग नोट्स हैं, और नीचे जो बनाया गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये भी फॉर्मेट है। तो बारी बारी से एक एक एंट्री को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग हमारा इसमें आता है कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमारा मेन हेडिंग है, फर्स्ट एक्टिविटी आ गई। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, हम लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और टैक्स से पहले की जितनी भी आइटम्स थी या प्रॉफिट हमारा था, तो वो हमने सबसे पहले लेना है। उसमें कुछ चीज़ों को जोड़ना है, कुछ चीज़ों को घटाना है। तो सबसे पहले हम इसके नीचे हेडिंग लिखते हैं, सब हेडिंग एडजस्टमेंट फॉर, कि इन चीज़ों को एडजस्ट करना है। पहली बात है डेप्रिसिएशन। ये ध्यान रखेंगे कि वो सारे खर्चे जो कि कैश से रिलेटेड नहीं थे और हमने कर दिए थे, तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय उन खर्चों को हमने घटाया था। अब हमें कैश वाली बात तो लेनी है पर नॉन कैश नहीं लेनी, उसको ध्यान ही नहीं देना। तो जो खर्चे घटाए थे नॉन कैश, उनको जोड़ दो, और नॉन कैश जो इनकम थी उनको घटा दो। तो इस तरीके से, तो डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश आइटम थी, खर्चा हुआ था, घटाया था। अब इसको हम ऐड करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज अगर खर्चा है हमारा,
ऐड करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। एसेट को बेचा पर लॉस हुआ तो उसमें कोई पैसा थोड़ी हमने दिया, पर खर्चा दिखाया हमने ये, इसलिए ये इस खर्चे को दोबारा से जोड़ दो। अब गेन उसका उल्टा हो गया, ये प्रॉफिट हो गया हमारे को, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स को बेचने से लाभ हुआ, पर लाभ हुआ तो उसमें जनरली नॉन कैश आइटम है। और एसेट को बेचने, देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये एसेट्स को बेचने की बात हो रही है, तो ये हमारी एक्टिविटी अलग आ जाएगी। मीन्स ये एक्टिविटीज़ हमारी इन्वेस्टिंग की है, इसलिए इन्वेस्टिंग वाली एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट में जानी चाहिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगी, इसलिए हम उसे यहाँ से निकाल देंगे। अगला आ गया इंटरेस्ट पे। अगर हमने इंटरेस्ट पे किया तो ये वाली एक्टिविटी यहाँ पर जो है वो ऐड कर देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट अगर हम दे रहे हैं तो ये ऊपर खर्चा घटाया था हमने, ठीक है, तो उसे हमने यहाँ पर ऐडअप कर देना है। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट मिला है तो यहाँ पर आ जाएगा, माइनस करेंगे डिविडेंड रिसीव्ड। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड ये दो चीज़ें हैं जहाँ हमें कैश मिला, पर ये वाली एक्टिविटीज़ जो हमारी हैं वो हमारी कौन सी एक्टिविटी आ जाएगी, ये आ जाएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कि हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया था उस पर इंटरेस्ट मिला, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होने के कारण इनको हम लोगों ने माइनस कर देना यहाँ से, कि यहाँ की नहीं है कहीं और की है तो वहीं दिखाओ। ये सभी करने के बाद हमारे, चलो कुछ एक आइटम राइट साइड पे हैं उनको भी हम देख लें। अमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स, ये नॉन कैश आइटम है हमारी, फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ किया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, ये भी हमारे नॉन कैश आइटम है। पहले वाली आइटम को अब हम धीरे धीरे राइट ऑफ कर रहे हैं, पैसा तो नहीं दे रहे, नॉन कैश आइटम है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स रिटर्न ऑफ, ये सभी खर्चे हमारे इसलिए एडअप हो रहे हैं। तो डिस्काउंट इशू शेयर्स, डिस्काउंट दिया था हमने शेयर को इशू करते समय, पैसा तो नहीं आया था ना, नॉन कैश आइटम है। ट्रांसफ़र टू द जनरल रिजर्व, हमने बोला इतना प्रॉफिट हुआ, इसमें से ये प्रॉफिट का पैसा हम जनरल रिजर्व में डाल रहे हैं, तो हम कोई कैश को लेकर कहीं और नहीं रख रहे, बल्कि कागज़ों में ही ट्रीटमेंट हो रही है। यहाँ पर आएगा प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ एंड प्रोविज़न फॉर एप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स। बैड डेब्ट हुआ था उसको हम राइट ऑफ कर रहे हैं, उसके लिए प्रोविज़न बनाया हुआ था, इसको हम माइनस करेंगे। और प्रोविज़न फॉर द एप्रिसिएशन, बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ हुआ है तो लाभ हुआ, इसलिए हम इसे माइनस कर रहे हैं, नॉन कैश है। और प्रोविज़न फॉर एप्रिसिएशन, एसेट्स बढ़ गई, फिक्स एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है, उसके लिए प्रोविज़न बनाया था, प्रॉफिट हुआ था, तो नॉन कैश आइटम है ये भी, तो इसे हम माइनस कर रहे हैं। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविज़न बना लिया कि डेटर्स से डिस्काउंट मिलेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा वो भी, क्योंकि ये नॉन कैश है। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, टैक्स के लिए प्रोविज़न, प्रपोज डिविडेंड के हमने बोला है अभी तक कैश पे नहीं किया, तो ये सब नॉन कैश आइटम है। ऑल प्रोविजन एडेड बैक दिया गया, सभी प्रोविज़न को हम ऐड बैक करेंगे। दे वर रिड्यूस फ्रॉम द प्रॉफिट बट नो कैश फ्लो, कैश फ्लो नहीं हुआ, सभी प्रोविज़न बनाते समय प्रॉफिट में से निकाल के हमने ऑन पेपर से इसको किया था, तो नॉन कैश आइटम होने के कारण ही इनको दोबारा से ऐड बैक हम लोग कर देते हैं। उसके बाद अगला है ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स नॉन कैश आइटम है। पेटेंट राइट नॉन कैश आइटम है। अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स नॉन कैश आइटम है। और ट्रांसफ़र टू द सिंकिंग फंड में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, ये भी सारी नॉन कैश आइटम है। ये सारी आइटम्स को अगर हम लोग यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, जब हमारा लेफ़्ट साइड पे है एडजस्टमेंट फॉर, ठीक है, ये सारी चीज़ों को एडजस्ट करने के बाद अब हमारा जो आंसर आएगा वो आया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, WC चेंजेस लिखा हुआ है, तो ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले की बात कर रहा है, तो वर्किंग कैपिटल में हम जानते हैं क्या आता है, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। तो अब बेसिक फार्मूला हमारा है कि जो हमने लिखा वो है ऐड करते हैं डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स को, जैसे हमने बोला है क्यों करते हैं ऐड, क्योंकि लॉस होता है। करंट एसेट अगर हमारी कम हो गई, मान लो गुड्स हमारी कम हो गई, तो उससे क्या हुआ, हमारे को लॉस हो गया, ठीक है। अगर इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी, अगर हमारी लायबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं तो भी हमारे को लॉस होता है, तो हमने बोला लॉस जो होंगे उन्हें ऐड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद अगला है लेस इंक्रीज़ इन करंट एसेट, इंक्रीज़ इन करंट एसेट इंक्रीज़ हो गए तो माइनस कर देंगे। और जो डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी हमारी कम हो गई तो प्रॉफिट हुआ, हमारे को लायबिलिटी घट गई अब हमारी, तो वो भी प्रॉफिट हुआ, इसलिए इसे माइनस कर दिया। अभी इन्हीं आइटम को, करंट एसेट करंट लायबिलिटी के आइटम को थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो करंट एसेट में राइट साइड पे है,
जो ब्लॉक बना के रेड कलर से दिया है कि करंट एसेट में कौन सी आइटम आती हैं, डाटा जिनसे हमने पैसा लेना है हमारा करंट एसेट, बिल्स से सेल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसके पैसे लेने हैं करंट एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस पहले पे कर दिए गए खर्चे वही हमारे एसेट आ गए। करंट लाइबिलिटी की हम बात करें, करंट लाइबिलिटी करंट एसेट वो जिनकी पेमेंट हमें एक साल में मिल जाएगी, करंट लाइबिलिटी जिनकी पेमेंट हमने एक साल के अंदर देनी है। तो क्रेडिटर्स हमारे इसमें आते हैं जिनको हमने पैसा देना है, बिल्स पेबल जिसका कि पैसा हमने एक साल के अंदर देना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो खर्चे हो चुके हैं जिसके पैसे हमने देने, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में पैसा मिल गया है, किसी का भी पैसा सामान नहीं दिया, ये भी करंट लाइबिलिटी है। जैसे बोला गया, अब समझे कि ये आइटम्स को प्लस माइनस क्यों किया गया। तो बोलता है डेटर्स इन द बिगनिंग जो है 1 लाख रुपए के हैं, साल के शुरू में डेटर 1 लाख रुपए हैं, और आखिर में डेटर उसने बोला एट द एंड कितने के हैं, 80,000 के हैं। ठीक है, मीन्स ड्यूरिंग द ईयर 20,000 कैश वॉज रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर्स। ठीक है, साल में अगर शुरू में डेटर हमारे 1 लाख के, आखिर में अगर 80,000 के रह गए तो बाकी डेटर कहाँ गए, इसका मतलब 20,000 के जो डेटर कम हो गए उन्होंने हमें पैसे दे दिया होगा तो हमने उनको डेटर की लिस्ट में से निकाल दिया, जिसका मतलब इससे कैश इनफ्लो हुआ और हमारे पास कैश आया। अगर कैश आया, ठीक है, तो अब हम देखें कि हमने क्या किया, डेटर कम हो गए तो ये क्या हो गया, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। ठीक है, तो अभी हमने हमारे कैश इनफ्लो होने के कारण हम क्या करेंगे, हमने बोला था जिसमें कैश जाता है तो उसे माइनस किया जाता है और जिसमें कैश आता है उसे प्लस किया जाता है। तो देखो लेफ्ट साइड पे ऐड में हमने लिखा डिक्रीज इन करंट एसेट की, करंट एसेट अगर हमारे डिक्रीज हो गए तो हमने इसको क्या किया, ऐड कर दिया, क्योंकि ये कैश इनफ्लो हो रहा है। अगर आउटफ्लो होता तो फिर हमने इसे माइनस करना था। अब आते हैं डिक्रीज इन का नीचे वाले फॉर्मूले में, लास्ट में जो हमारे को दिया गया इस पे आते हैं। दिया गया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है कैलकुलेट करते समय उसमें से हमने क्या करना, करंट एसेट को प्लस किया, करंट लायबिलिटी इंक्रीज को ऐड किया। तो ये सारी आइटम हमने लिखी है, लिस्ट बनाई है नीचे, इसे हम देखते हैं। डिक्रीज इन हमने ऊपर हेडिंग क्या पढ़ा था कि डिक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट में करंट एसेट आ गया हमारे, डिक्रीज इन डेटास, डिक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल, डिक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारे करंट एसेट हैं। अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं तो इनको हमने ऐड करना है। उसके बाद हमने पढ़ा करंट लाइबिलिटीज़ अगर इंक्रीज होती हैं तो भी ऐड करना है। तो करंट लाइबिलिटी में हमारे आगे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सभी कुछ हमारा यहाँ पर आ गया, इनको हमने ऐड अप कर देना है। अगर करंट एसेट्स हमारे इंक्रीज होते हैं तो उन्हें हमने माइनस करना होता है। तो इंक्रीज इन अनअर्न इनकम, ठीक है, अनअर्न इनकम मतलब ऐसी इनकम जो अभी कमाई नहीं परंतु हमारे पास आ गई है तो हमने उसे माइनस कर दिया। बिल्स रिसीवेबल बढ़ गए हमारे, मतलब ये भी पैसा हमने लेना है। उसके बाद में स्टॉक हमारे पास आ गया, स्टॉक भी हमने पैसा मिल जाएगा इसका हमारे को। प्रीपेड एक्सपेंसेस पहले पे कर दिया, हमारा पैसा किसी और के पास है। अक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो हमने कमा ली, अगर ये बढ़ जाते हैं तो जनरली हमको क्या होता है, दो बैलेंस शीट दी गई होंगी, पिछली बैलेंस शीट और इस बैलेंस शीट में आप कंपेयर कर सकते हैं क्वेश्चन में, फिर हम देख सकते हैं कि भाई ये चीज़ डिक्रीज़ हुई है या इंक्रीज़ हुई है, तो वहाँ से हम अंदाज़ा लगाएंगे। तो अगर करंट एसेट्स ये वाली आइटम इंक्रीज़ होती हैं तो उन्हें माइनस कर देना है। और डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी अगर हमारी कम होती है तो उसे माइनस करना है। करंट लायबिलिटी में हम आएंगे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न इनकम, ये सभी अगर कम होते हैं तो इन्हें माइनस कर दिया जाएगा। तो अब आते हैं फॉर्मूले पर। ये सारी आइटम को जब हम लोगों ने ऐड अप कर लिया, मतलब ऐड किया, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, माइनस किया इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा, अब ये वर्किंग कैपिटल की आइटम को एडजस्ट करने के बाद इसे हम कहते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ सारी आ चुकी जब, तब हम क्या करेंगे, इसमें से इनकम टैक्स पेड को माइनस कर देते हैं। जो इनकम टैक्स हमने दिया तो यहाँ पर हमने माइनस कर देना है। माइनस किया देखो तो वहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना, तो मैंने बताया ब्रैकेट के अंदर वो सारी चीज़ें लिखते हैं जो कि माइनस वाली होती हैं। अब इनकम टैक्स घटाने के बाद हमारी जो एक्टिविटीज़ आती हैं उसको हम कहते हैं कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होगी तो उसे यहाँ पर हम लोग प्लस या माइनस करते हैं।
फिर जो आंसर हमारा आता है उसको हम बाहर वाले कॉलम में लिखेंगे। लास्ट कॉलम में हम लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब यहाँ पर ये सारी आइटम को एडजस्ट करने के बाद अगर हमारा आंसर प्लस में आता है तो यह आएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये ध्यान रखना है, वर्ड क्या होगा, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगर आंसर प्लस में है। अगर आंसर हमारा माइनस में आता है, यहाँ पर ये ऊपर वाली कोई माइनस की आइटम ज़्यादा थी और प्लस की आइटम कम थी, तो आंसर माइनस में आएगा। तो हम लिखते हैं नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ओके, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का यहाँ तक कर लिया।